तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए एक हिस्टोरिकल स्टोरी लेके आया हूँ। गोरा बादल, जो राणा भीम सिंह रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनके गोरा बादल नाम के दो वीर सैनिक थे। रानी पद्मिनी थी, और जिस पर अलाउद्दीन खिलजी का मन ललचा गया था। ये उसके ऊपर स्टोरी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ विश्व भर में प्रसिद्ध है। छोटी सी पहाड़ी पर बसा हुआ गढ़ बहुत ही सुंदर लगता है। उनके उसके विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ गौरव बढ़ाते हैं। तब राणा भीम सिंह रतन सिंह चित्तौड़गढ़ पर राज्य करते थे। उनके यहाँ गोरा बादल जैसे वीर थे। पद्मिनी जैसी अनुपम सुंदरी रानी थी, जिस पर अलाउद्दीन का मन ललचा गया था। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी बहुत सुंदर है। उस जैसी सुंदर नारी तो हमारे पास होनी चाहिए थी। सिप सलार को बादशाह की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी वह कठोर बात नहीं कह सका। जहाँ पना, आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, पर सूर्यवंशियों में से बढ़कर एक वीर है। खामखा आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। अलाउद्दीन को सिप सलार की बात पर गुस्सा आ गया। तुम हमें कायर समझते हो? हम जिससे चाहें उसे धूल में मिटा सकते हैं। आप तो बहादुरों के बहादुर हैं, पर सही सलाह देना मेरा फर्ज है। सुना है वहाँ का हर छोटा बड़ा मर्द तलवारों से खेलता है। यह सही था कि चित्तौड़ का एक एक पुरुष तलवारों से खेलने वाला था। हर बच्चा शस्त्र विद्या सीखता था। सुबह सुबह तो मैदान में भीड़ लगी रहती थी। कोई भाला चलाता था तो कोई तलवार, कोई तीर तो कोई खांडा। उसी मैदान में महाबली गोरा अपने भतीजे 12 साल के किशोर वीर बादल को तलवारों के दांव पर सिखाया करता था। वाह बादल वाह, तुम तो तलवारबाजी में बड़े बड़ों के कान काटने लगे। इस बार होशियार रहना। मैं सावधान हूँ। गोरा बड़ी देर तक तलवार से वार करता रहा, मगर बादल ने उसे दांव नहीं दिया। आ बेटा, मेरे गले लग जा, तू सचमुच महान वीर होगा। उधर अलाउद्दीन का मन पद्मिनी के लिए अधीर हो गया। वह विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ। उसकी सेनाओं ने चित्तौड़ के चारों ओर से घेर डाला। मैं देखता हूँ कि मुझे पद्मिनी कैसे नहीं मिलती। मैं चित्तौड़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। राणा भीम सिंह ने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और जवाबी हमले की योजनाएं बनाने लगा। आप फिक्र न करें राणा जी, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उसे छठी का दूध याद करा देंगे। शाबाश मेरे वीरों, तुम्हारे दम पर ही तो चित्तौड़गढ़ का नाम आज तक अमर है। अगले दिन योजनानुसार चित्तौड़गढ़ के वीर सरदारों ने बुर्ज के ऊपरी हिस्से से जोरदार हमला किया। भागो, आह हाय मरा। खिलजी के सैनिक को इस जबरदस्त हमले से खलबली मच गई। किसी तरह उन्होंने अपने आप को बचाते हुए बुर्ज पर खड़े सैनिकों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन बुर्ज ऊंचा होने की वजह से उसके तीर व भाले उन तक न पहुंचे। शीघ्र ही राजपूतों ने भयंकर हमले ने खिलजी की सेना के दांत खट्टे कर दिए। आली जहां, मैंने आपको पहले ही कहा था कि राजपूतों को जल्दी से काबू में नहीं किया जा सकता, मगर मैं भी अपने इरादे का पक्का हूं। अलाउद्दीन ने हमले जारी रखे। जब वह हमले करते करते थक गया तो उसने उसको एक चाल सूझी। सिपहसालार, हमने एक तरकीब सोची है। क्या जहां पनाह? अलाउद्दीन ने सिपहसालार के कानों में कुछ कहा। वाह अली जहां वाह, क्या तरकीब सोची है। अलाउद्दीन ने तुरंत ही एक संदेश राणा भीम सिंह को भिजवाया कि यदि वह पद्मिनी का मुख केवल दर्पण में दिखा दे तो वह अपनी सेना लेकर वापस लौट जाएगा। वह चित्तौड़ को जरा भी हानि नहीं पहुंचाएगा। हमारा यह संदेश उन पर असर डालेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कई दिनों की लगातार लड़ाई से राणा भीम सिंह भी थक गए थे। चारों ओर खिलजी की सेनाएं थी। रसद खत्म होने लगी थी। ऐसे समय में उनके पास खिलजी का दूत पहुंचा। राणा जी की जय हो, मैं खिलजी का संदेश लेकर आया हूं। संदेश हमें दिया जाए। राणा ने संदेश पढ़ा। वे उदास हो गए। दरबारी चीखने लगे। संदेश में क्या लिखा है, हमें बताइए, जल्दी बताइए। दरबार में जोरदार हंगामा हो गया। राणा भीम सिंह की जुबान पर फिर भी कोई शब्द नहीं आया। गोरा ने सबको शांत किया। एकलिंग दीवान, आप शांति से बताइए, संदेश में क्या है। राणा भीम सिंह ने संदेश की प्रति गोरा को दे दी। गोरा ने संदेश रुकते रुकते सुनाया। चंडावत सरदार गुस्से में भर गया। यह संदेश नहीं, हमारा अपमान है। हम अपने प्राण दे देंगे पर आन बान नहीं देंगे। राणा भीम सिंह शांत रहे। उन्होंने लड़ाई की बुराइयों का अध्ययन कर रखा था। युद्ध मानवता का शत्रु होता है। वीरों को व्यर्थ में मरवाना वे नहीं चाहते थे। मैं आप सब लोगों की भावना की कद्र करता हूँ, मगर थोड़ी सी बुद्धिमानी से हजारों प्राणियों की बलि से बचाया जा सकता है, तो हमें बचाना ही चाहिए। हम बलि दे सकते हैं और बलि ले सकते हैं। हम इज्जत का पानी देकर अमृत भी पिलाना पसंद नहीं करते। राणा भीम सिंह उस शोरगुल में शांत रहे। उन्होंने
बड़ी देर तक उन्हें समझाया कि बादशाह की बात मानकर युद्ध को टाल देना चाहिए। मैं आप सबका स्वामी हूँ, मेरी बात को मान लीजिए, इसी में ही आप सब का हित है। सरदारों ने बात मान ली। गोरा को यह बात पसंद नहीं थी, वह दरबार छोड़कर चला गया। राणा भीमसेन ने ऐसी व्यवस्था की ताकि ताकि पद्मिनी को दर्पण में दिखाकर लड़ाई से छुटकारा मिल जाए। ये लोग बाद में मेरे निर्णय की अच्छाई को समझेंगे। चित्तौड़गढ़ में ही पद्मिनी का अलग महल था। महल के आगे एक छोटा सा तालाब था। महल के भीतर ही एक बड़ा सा कमरा था। उसके आगे अलाउद्दीन खिलजी को लाया गया। पधारिए जहाँपनाह, आप इस दरवाजे के सामने खड़े हो जाइए। आपने यदि घूमकर रानी जी को देखने की चेष्टा की तो हमारे वीर आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, खून की नदियां बह जाएगी। दरवाजे पर एक दर्पण लगाया गया। खिलजी उस ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद पद्मिनी को लाया गया। पद्मिनी का अक्स दर्पण में दिखाई दिया। सुभान अल्लाह, क्या रंग रूप है। राणा भीम सिंह अलाउद्दीन खिलजी को किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचाने आए। मुख्य दरवाजे पर खिलजी के सिपाही खड़े थे। उन्होंने राणा भीमसेन को गिरफ्तार कर लिया। धोखा धोखा, बचाओ। जंग और मोहब्बत में सब ठीक होता है। चित्तौड़गढ़ के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया। यह सनसनीखेज खबर जब गढ़ में पहुंची तब सब लोग चिंतित हो गए। हमने तो पहले ही कह दिया था कि सांप पर विश्वास करना मौत को बुलाना है। सांप अपनी डंक मारने की आदत नहीं छोड़ सकता। उधर खिलजी ने फिर संदेश भेजा कि यदि पद्मिनी मेरे पास आ जाए तो मैं राणा को छोड़ सकता हूँ। उसी समय बादल रानी पद्मिनी के महल में पहुंचा। रानी जी, क्या राणा जी को कैद कर लिया गया है? हाँ बेटा। अब हम क्या करेंगे? कुछ करना ही होगा। कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ेगा। जाओ, तुम सारे सरदारों को बुला कर लाओ। रानी पद्मिनी ने बड़े बड़े सरदारों व सामंतों से परामर्श किया। बड़ी देर तक वाद विवाद होता रहा। अंत में निर्णय लिया गया, अलाउद्दीन खिलजी को कहला दिया जाए कि रानी पद्मिनी उसके पास आ रही है। इस समाचार को सुनते ही अलाउद्दीन ने अपनी सारी सेना चित्तौड़ के आसपास से हटा ली। फिर 700 पालकियाँ चित्तौड़गढ़ से रवाना हुई। आहा, पद्मिनी आ रही है। मगर उन पालकियों में स्त्रियों के भेष में मेवाड़ के सूरवीर थे। पद्मिनी के भेष में गोरा बैठा था। उसके पास दासी के भेष में बादल। काका साहब, आप तो बिल्कुल लड़की लग रहे हैं। चुप कर नटखट। पालकियाँ खिलजी के शिविर के पास पहुंच गई। खिलजी का मन मयूर नाच उठा। सिपहसालार, देखा हमारा दांव, पद्मिनी हमारे होने जा रही है। जाओ उसे ले आओ। सिपहसालार पद्मिनी की पालकी के पास गया। लड़की के भेष में बादल ने सिपहसालार से बातचीत की। वह लौट आया। क्या रहा पद्मिनी का जहाँपनाह? वह आपके हरम में आने से पहले राणा जी से एकांत में मिलना चाहती है। इधर राणा भीमसेन पद्मिनी की इस मर्यादाहीन बात से बड़ी ही रुष्ट हुए। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी रानी किसी यवन के हरम में जाएगी। वे नाराज से पद्मिनी से मिलने आए। पद्मिनी पीठ किए खड़ी थी। रानी, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। जी चाहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन तलवार से अलग कर दूं। कर दीजिए। आप गोरा सरदार हैं, यह सब क्या है? शेर पर सवा शेर। हाँ अन्नदाता, खिलजी को हम सबक सिखा देंगे। पालकियों में दासियां नहीं, हमारे चुने हुए वीर हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। राणा जी, देर न करें, आप तुरंत यहाँ से भेष बदल कर निकल जाएं। तब तक हम खिलजी की फौजों को संभालते हैं। क्या कह रहे हो? यह क्या कह रहे हो मेरे वीर सरदार? ऐसी नाजुक स्थिति में तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? आप हमारी फिक्र न करें राणा जी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं अपने वीर सैनिकों को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। राणा ने बहुत जीत की, लेकिन उनकी एक न चली। अंत में उन्होंने जल्दी से दासी का भेष धारण किया। फिर अगले ही पल वे खिलजी की सैनिक की नज़र से अपने आप को बचाते हुए पालकियों से दूर निकल गए। अब क्या होगा काका साहब? हमें अपनी तलवारों को म्यानों से निकाल लेना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के लिए बेचैन हो गया। जब काफ़ी समय बीत गया तो सिपहसालार, अभी तक पद्मिनी नहीं आई। पता नहीं इतनी लंबी क्या बात हो रही है। अरे भाई, आखिरी बार अपने पति परमेश्वर से मिल रही है। मिलने दो भाई, मिलने दो। फिर भी मुझे कुछ शक हो रहा है। तुम्हारा शक बेबुनियाद है। हमारे सिपाहियों की नज़र में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आप ठीक फरमाते हैं। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। अब खिलजी को भी जरा चिंता हुई, कहीं मेरे साथ कपट तो नहीं हो गया। मुझे पता लगाना चाहिए। अलाउद्दीन पालकियों की ओर बढ़ा। वहाँ उसने एक एक पालकी देखी, वह सभी खाली थी। वह क्रोध से पागल हो गया। सिपहसालार, यह सब क्या है? पद्मिनी कहाँ है? पालकियाँ खाली क्यों हैं?
जहाँ पना मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पद्मिनी पद्मिनी व राणा कहाँ है? सिप सालार एक एक पालकी को देखने लगा, मगर वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। लग रहा है कि वे लोग भाग गए हैं। उनका पीछा करो। गोरा ने अपनी सरदारों के साथ पहले ही मोर्चा लगा लिया था। राजपूत थोड़े थे, अतः वे चारों ओर फैल गए। गोरा आगे था। पतित बादशाह, हम भागे नहीं हैं। आपने छल से राणा जी को पकड़ा, हमने छल से उन्हें मुक्त करा लिया। जैसे को तैसा। खिलजी के पांव तले से जमीन खिसक गई। पद्मिनी को पाने का सपना मिट्टी में मिल गया। वह क्रोध से पागल सा हो गया। मैं तुम लोगों को जमीन में गाड़ दूंगा। बहादुरों, इन्हें गाजर मूली की तरह काट डालो। गोरा भी अपने वीरों को ललकारा। दोनों ओर से घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ओर के वीर आपस में चट्टानों की तरह भीड़ गए। धरती लहूलुहान हो गई। नर मुंड चारों ओर फैल गए। लड़ाई करते करते गोरा व सिप सालार आमने सामने आ गए। दोनों खूंखार भेड़ियों की तरह भिड़ रहे थे। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तेरा राजा हमारी पकड़ से जा नहीं सकता। मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। रही राणा की बात, तो वे तो किले के पास पहुंच गए होंगे। सचमुच राणा भीमसेन काले घोड़े पर सवार हो चित्तौड़गढ़ के मुख्य द्वार के पास पहुंच गए थे। द्वारपाल ने घोड़े व राणा को पहचान लिया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। राणा भीतर चले गए तो उसने पुनः दरवाज़ा बंद कर लिया। दूर से कोई आवाज़ गूंजी, राणा जी किले में घुस गए हैं। सिपा सालार, अब हम मर भी जाएं तो कोई परवाह नहीं। उसी समय पीछे से किसी यवन सैनिक ने गोरा पर वार करना चाहा। उसे बादल ने देख लिया। बादल भूखे बाज की तरह लपका और उसका काम तमाम कर दिया। शाबाश मेरे लाल, शाबाश। तू जितना छोटा है उतना ही बड़ा वीर है। मैं दूसरा मोर्चा संभालता हूँ काका साह। जरा होशियार रहना, शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक है। काका साह, शेर जंगल में अकेला ही होता है। मैं शेर का बेटा हूँ। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। गोरा और बादल का शौर्य देखते बनता था। शत्रु उनके हमलों से चकित रह गए। चारों ओर भगदड़ मच गई। बादल अकेला चार चार यवनों से जूझ रहा था। एकाएक उसके सामने एक बिगड़ा हुआ घोड़ा आया। बादल बेटे बचो, यह घोड़ा पागल हो गया है। आप चिंता न करें चुंडावत जी, मैं भाले से इसको धरती पर सुलाता हूँ। घोड़ा दोनों अगली टांगें ऊंची करके बादल पर झपटा। बादल पीछे की ओर हो गया और उसने भाला मारा। एकलिंग भगवान जी की जय। घोड़ा भाले से मर गया है। शाबाश बादल, तूने सचमुच छत्राणी का दूध पिया है। यवन सेना संख्या में बड़ी थी। उनकी एक टुकड़ी और आ गई। अब राजपूत वीर गिनती के रह गए थे। बाकी सभी रण में मारे जा चुके थे। बादल, तुम लोग किले की ओर बढ़ो, हम लोग शत्रुओं को रोक रहे हैं। बादल ने उनकी बात को नहीं माना। वह भी वीर की मौत मरना चाहता था, पर गोरा की आज्ञा को वह नहीं टाल सका। वह पीछे की ओर बढ़ने लगा। गोरा, बादल सांप के बच्चे हैं, ये जिंदा ना बचे। बादल बेटे भाग जाओ, यह मेरी आज्ञा है। तुम काफ़ी घायल हो गए हो। गोरा ने एक एक वार से कई यवनों को काट डाला। तब कई यवनों ने उसका एक साथ घेराव किया। गोरा, अपने हथियार डाल दो, संभल पापी। गोरा ने एक ही वार से सिप सालार के दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद यवन सेना गोरा पर टूट पड़ी। चारों ओर से वार करो। गोरा बड़ी देर तक लड़ता रहा, फिर वह मर गया। जय एकलिंग, जय जननी। गोरा के मरते ही यवन सेना खुशियां मनाने लगी। चित्तौड़ के दरवाजे बंद हो गए थे, उसमें यवन सेना घुस नहीं पाई। सब बेकार गया। अफसोस है मुझे। बादल काफ़ी घायल हो गया था। वह घायल अवस्था में ही अपनी चाची के पास पहुंचा। मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम्हारे चाचा गोरा कहाँ है? काकी साहब, बोलो मेरे लाल, तुम्हारे काका युद्ध भूमि से भागे तो नहीं? नहीं। गोरा की पत्नी खुशी से पागल हो गई। उसने खिड़की में से सूर्य भगवान को नमस्कार किया। फिर उसने बादल के घावों को साफ किया। काकी साहब, मेरे काका ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। उन्होंने राणा जी को भी मुक्त करा दिया। फिर वे जन्मभूमि के लिए बलिदान हो गए। आह, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ। मेरा पति अपनी जन्मभूमि पर बलिदान हो गया। सिसोदियों के गौरव के लिए मिट गया बेटा। उन्होंने शत्रुओं को कैसा संहार किया। बादल के घावों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। काकी साहब, जब वे मरे तो दुश्मनों की लाश के बिछौने थे। तकिए की जगह सिप सलार की गर्दन थी। आह। बादल अचेत हो गया। गोरा की पत्नी ने जोर से कहा कि राजवैद्य को बुलाओ। थोड़ी देर में वैद्य आ गया। चिंता की कोई बात नहीं है ठाकुरानी जी, बादल को कोई खतरा नहीं है, वह अभी होश में आ जाएगा। राजवैद्य ने जो कहा वह ठीक निकला। थोड़ी देर के बाद, मेरी काकी सा कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। बेटा, वे सती होने जा रही है। राजवैद्य जी, यह युद्ध कितना भयानक होता है। यह मानवता को खत्म कर देता है।
हाँ बेटा, शांति में ही सहस्त्र सुख है। न जाने कब पृथ्वी पर चैन होगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? बादल काफ़ी कमज़ोर था, फिर भी वह अपने चाची को सती होते देखने के लिए बेचैन हो गया। चाची सती होने की तैयारियां कर रही थी। काकी साहब, आप मुझे छोड़कर जाएंगी? सती नारी का यही धर्म है। पंडित आ गया। गोरा की पत्नी ने 16 श्रृंगार किया। वह सती होने के लिए गोरा की पगड़ी लेकर चल पड़ी। लोगों ने उसकी जय जयकार की। शमशान घाट पहुंचने के पहले ही रानी पद्मिनी व राणा भीमसेन ने उसे आशीर्वाद दिया। बादल वहीं था। रानी जी, मेरी काकिसा को रोकिए। सती नारी तो पति के साथ ही जलती है बेटा। चीता जलकर शांत हो गई। गोरा का बलिदान और बादल का शौर्य इतिहास में अमर हो गया। लोग कहते हैं कि बादल कई बार अपनी काकी के चिता पर गया था। काकी साह, यह आपकी राख नहीं है, यह मानवता की राख है। सच, पृथ्वी पर से युद्ध बंद हो ही जाना चाहिए। समाप्त।